क्या उमर खालिद जेल से बाहर आएंगे? उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आखिर उमर खालिद का गुनाह क्या है? पुलिस के पास उमर खालिद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उमर खालिद ने दंगे भड़काए, बस आरोप हैं केवल। बस इसी के तहत जेल में बंद करके रखें। न जाने कितने बेगुनाहों को ऐसे ही जेल में बंद करके रखा गया है। दरअसल उमर खालिद का मामला जो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पिछले 5 वर्षों से वह जेल में बंद है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के पूर्व छात्र और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उमर खालिद को गैर कानूनी यूएपीए की कठोर धाराओं के तहत बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया है। इस कानून के तहत जमानत मिलना मुश्किल होता है भाई। उमर खालिद के अपोजिशन पक्ष का दावा है कि खालिद दंगों के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन को हिंसा में बदलने की एक सुनियोजित साजिश रची थी। दूसरी ओर उमर खालिद के पक्ष का तर्क है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और उनके शांतिपूर्ण भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया है। विभिन्न अदालतों द्वारा बार बार जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने और मुकदमे की धीमी गति के कारण यह मामला जहां कठोर कानून के तहत लंबी हिरासत ही दंड बन जाती है। आखिर उमर खालिद को गिरफ्तार क्यों किया गया, आइए जानते हैं। 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इन्हें अक्सर पुलिस की ओर से कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उमर खालिद जैसे कई छात्र नेता और कार्यकर्ता इन विरोध आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने इस संदर्भ को एक नया हिंसक मोड़ दे दिया और इसी हिंसा के पीछे साजिश के आरोप में खालिद को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद इससे पहले 2016 के जेएनयू विवाद के बाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे। अब वह फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया और जो नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन में हुआ। पुलिस के अनुसार उमर खालिद इस बड़ी साजिश के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता थे। दूसरे पक्ष ने उमर खालिद पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप यूएपीए के तहत गैर कानूनी और आतंकवाद, आपराधिक साजिश और भारतीय दंड सहित आईपीसी के तहत दंगा, हत्या और धार्मिक समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। याद रहे यह सभी आरोप केवल आरोप हैं, साबित नहीं हुए हैं। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत में तर्क दिया कि खालिद ने दंगों से बचने के लिए ठोस योजना बनाई थी। वो हिंसा के दौरान दिल्ली से बाहर रहेंगे। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संरक्षित गवाहों के बयानों और व्हाट्सएप ग्रुप की बातचीत पर आधारित किया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूएपीए के तहत लगाए गए आरोप विशेष रूप से आतंकवाद से संबंधित धाराएं होती हैं। उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को इनकार किया है। उनके वकील ने अदालतों में कई महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनका सबसे प्रमुख तर्क है कि खालिद के खिलाफ कोई प्रथम दृश्य मामला मौजूद नहीं है और आरोप पत्र में गवाहों के बयानों में विसंगतियां और विरोधाभास है। यह भी तर्क दिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में केवल सदस्य होने से कोई अपराध साबित नहीं होता, खासकर जब उन्होंने कोई संदेश पोस्ट नहीं किया हो। इस मामले का एक केंद्रीय बिंदु खालिद का 17 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण है। दिल्ली पुलिस ने इस भाषण को दंगे के एक प्रमुख कड़ी बताया है। हालांकि खालिद के वकीलों ने पूरे भाषण को पाठ अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरत फैलाते हैं तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। यह अंश अभियोजन के आरोपों के बिल्कुल विपरीत है। खालिद 5 साल से अधिक समय से बिना मुकदमे के जेल में है। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानी जाती है। अब न्यायपालिका मुकदमे में देरी को स्वाभाविक मानकर इसे स्वीकार करती है और यूएपीए के जैसे कठोर कानून के तहत जमानत से इनकार करती है तो आरोप और दोष के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। उमर खालिद का मामला भारत में कानूनी प्रक्रिया, राजनीति और नागरिक अधिकारों के बीच के जटिल संबंधों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक तरफ अभियोजन पक्ष उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड मानता है, जिसके समर्थन में वह वास्तव से बातचीत और गवाहों के बयानों को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ बचाव पक्ष इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहता है कि उनके भाषण अहिंसक
चिकित्सक थे और सबूतों में विरोधाभास है। इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 5 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुकदमे की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। यूएपीए जैसे कानून का उपयोग जो जमानत के बेहद मुश्किल बना देती है। यह स्थिति भारत के संविधानों मूल्यों, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर सवाल उठाती है। जब तक अदालत में इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाती, खालिद का नाम सार्वजनिक धारण में एक साजिशकर्ता के रूप में ही माना जाएगा और उनका मामला यह सवाल उठाता रहेगा कि क्या न्यायपालिका राज्य के चिंताओं के आगे झुककर विरोध और आतंकवाद के बीच अंतर को खत्म कर रही है। यह मामला भारत के कानूनी ढांचा के भविष्य और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका पर एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।